बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो सेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसी के हवाले से दूसरा लेक्चर है। ये 2 या 3 साल का जो अरसा हमारा स्टार्ट का होगा, इसके अंदर इंशाल्लाह हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, हमने कहा था कि हम इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ेंगे। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं ये कोई प्री प्लान क्वेश्चंस नहीं होंगे। एक जनरल रीडिंग के दौरान जहाँ पर जो क्वेश्चन आपके जहन में आए डेफिनेटली, क्योंकि आप भी क्या हैं, आप भी पार्ट 1 के न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो जो सवालात आपके जहनों में आएंगे वो वही होंगे जो पूरे पाकिस्तान के जो हमारे बच्चे जो अब इस लॉ की फील्ड में आ रहे हैं, जो जो नई चीज़ें आपके सामने आती जा रही हैं उसके हवाले से आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो वो आप किसी भी वक्त दरमियान में इंटरप्ट करके, क्योंकि ये चेंज यही कर रहे हैं। क्लासरूम में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस बाद में अलाउ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आप कब कर सकते हैं, साथ साथ कर सकते हैं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बाकायदा स्टार्ट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके जो कंटेंट्स हैं 280 आर्टिकल की सूरत में, उसके बाद अगर कोई पहली चीज़ हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। अगर आप पहला पेज कॉन्स्टिट्यूशन का खोल लें जिसके ऊपर पेज 1 लिखा है, तो पेज 1 के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, 12 अप्रैल 1973 और प्रीएम्बल, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। अच्छा, जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं हम कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रमलगेटेड ऑन 14 अगस्त 1973। यहाँ पर क्या डेट लिखी हुई है, 12 अप्रैल। तो आप लोगों के जहन में ये सवाल नहीं आता कि सर फिर वो 14 अगस्त क्यों बताया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12 अप्रैल। कोई भी जो कानून, जब हम यहाँ पे लॉ की डिफरेंट किताबें पढ़नी हैं, हम कोई भी किताब उठा 2-4 और किताबें उठा लेते ताकि हमें, अच्छा अब इसमें जब किताब हमने उठानी है ना, तो पहले एक किताब उठाते वक्त भी हमें एक चीज़ का पता हो, हमने एक्ट उठाना है। क्या उठाना है, एक्ट। यहाँ पर 2 किस्म की किताबें होंगी। एक लॉ की इन जनरल किताब होगी जो पास बाय पार्लियामेंट नहीं होगी, जिसके साथ एक्ट लिखा होगा वो पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर हम इसके साथ लिखते हैं, ये क्या है, मैनुअल ऑफ रेंट लॉज, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो रेंट के क्या होंगे, कवानीन होंगे। अब जो ये वाली किताब है, ये किताब पास बाय द पार्लियामेंट नहीं होगी। अब ये रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है। हम अगर इस किताब को उठा लेते हैं, ये क्या किताब है, रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। जब इस रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट को हम खोलते हैं और इसके पहले पेज पर जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें प्रीएम्बल नज़र आएगा और साथ क्या नज़र आएगा, एक डेट नज़र आएगी। हर कानून की किताब को जब हम उठाएंगे तो हर कानून की किताब कहाँ से स्टार्ट होगी, प्रीएम्बल से, और साथ उसकी डेट लिखी होगी। ये वो डेट है कि जिस दिन पार्लियामेंट ने इसको पास किया। क्या किया, पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया। लाजमी नहीं होता कि जिस दिन कानून पास हो उसी दिन ही वो क्या हो जाए, इम्प्लीमेंट। अगर ऐसा हो तो बाज़ औक़ात मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। वो कैसे ख़राब हो सकते हैं, आज कानून पास हो जाए कि जी पुरानी करेंसी पाकिस्तान की आज से ख़त्म, तो लोग इसको मान जाएंगे या नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। कब मानेंगे, कि जब ये हो कि जी पाकिस्तान की करेंसी ख़त्म, लेकिन 1 जनवरी 2024 से पहले पहले आप इसको बैंक से क्या करवा लें, तब्दील करवा लें, तो फिर आपके लिए ये कानून काबिल कबूल होगा या नहीं होगा। इसलिए कि कुछ पुराने मामलात को सेटल किया जा सके, किसी भी कानून की जो डेट है पास करने के बाद वो कौन सी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होती है, फ्यूचर डेट होती है। 12 अप्रैल 1973 को पार्लियामेंट ने पास कर दिया, लेकिन कहा कि 14 अगस्त 1973 से ये इन्फोर्स होगा, उससे पहले इन्फोर्स नहीं होगा। ऐसे कवानीन को कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव लॉस। कौन सा लॉस, ये प्रोस्पेक्टिव लॉ क्या होता है, जो मुस्तकबिल की, फ्यूचर की किसी डेट के साथ क्या हो, इम्प्लीमेंट हो। तो इसका मतलब है कि इस दिन ये पार्लियामेंट ने क्या किया था, पास किया था और कहा था कि ये इफेक्टिव कब से होगा, 14 अगस्त 1973 से। अच्छा, अभी तक एक चीज़ आप लोगों ने नहीं पूछी, मैं लफ्ज़ क्या कह रहा हूँ, प्रीएम्बल। कोई लफ्ज़ आपने कभी सुना ये पहले? अगर किसी ने सुना है तो मुझे मतलब बता दो, तो फिर आप लोगों को पूछना तो चाहिए सर ये प्रीएम्बल है क्या, प्रीएम्बल 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 आप करते जा रहे हैं। जितने कवानीन हैं सब के शुरू में क्या होता है, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल है क्या, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। क्या है, बुनियादी असूल, कि जिसके मुताबिक वो कानून वर्क करेगा। वो कानून क्या करेगा, वर्क। यानी कि इन असूलों के मुताबिक वो कानून बनाया जाएगा। जो असूल इसमें लिखे होंगे वो कानून उससे हटकर, अगर यहाँ पर हमने लिख दिया है ना कि जी इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया जाएगा, तो आगे जो आर्टिकल होगा उसमें इसके मुताबिक कानून साजी की जाएगी। तो प्रीएम्बल क्या हो गया, बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है किसी भी कानून के
मुतल्लिक। अच्छा, अब सवाल ये उठा कि जनाब हमारा ये जो आइन है इसका प्रीएम्बल क्या है। आप सब लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सुना कभी नहीं सुना? पढ़ाया भी था कुछ दिन पहले, मैंने पढ़ाया था। क्या था वो, जमाल को याद है? सर रेजोल्यूशन ऊंची क्या है वो? सर जो मकासद होते हैं वो किसके मकासद थे? पाकिस्तान के मकासद, करारदाद मकासद, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान का मकसद ये है। अच्छा जी, वो क्या मकसद था वो भी हम देखते हैं क्या मकसद था। अब वो डॉक्यूमेंट इतना अहम था कि उसमें दर हकीकत हमने क्या बयान किया था, पाकिस्तान के मकासद। तो हमारे ये जो आइन का प्रीएम्बल है ये कोई और चीज़ नहीं है, दर हकीकत ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है। ये क्या है? अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि पाकिस्तान के आइन का प्रीएम्बल क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? वो करारदाद मकासद जो हमने 1949 में पास की थी, इसलिए कि हमारा मुल्क ऐसा होगा। हमारे अब तक कितने आइन आ चुके हैं? 3। ये पहले आइन का भी प्रीएम्बल थी और ये दूसरे आइन का भी क्या थी? प्रीएम्बल। और इसका भी ये क्या है? प्रीएम्बल। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ आपने समझनी है। अगर हम इस प्रीएम्बल को देखें, सब लोगों के हाथ में बुक होगी, तो आर्टिकल 1 इसके बाद जाके स्टार्ट होगा, ऐसे ही है। तो ये तो आर्टिकल 1 से किधर है? पहले है ना। ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं। अब सवाल एक उठा कि अगर कोई शख्स प्रीएम्बल की वायलेशन करे तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी? तो जवाब हुआ कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ही नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है? बाहर है। तो अब ये तो सवाल बन गया कि जनाब अब क्या किया जाए। अब गौर से किताब खोलें, आर्टिकल खोलें 2 और उसके बाद एक नया आर्टिकल होगा 2A। आप खुद पढ़ें ताकि आपको समझ आए। खोलें 2A, कहीं नजर आया आप? अच्छा, 2A जहाँ पे लिखा होगा, एक चीज़ तो आप क्लियर कर लें कि A जहाँ पर भी लिखा होगा उसके साथ एक फुट नोट का नंबर ज़रूर दिया होगा, क्योंकि A का मतलब है कि ये क्या है? ये अमेंडमेंट है। ये क्या है? अमेंडमेंट है। ऐसे ही है। 2A के सर पे कोई नंबर लिखा हुआ है 1 का। 1 की डिटेल नीचे आखिर पे फुट नोट में दी हुई है। क्या दी हुई है जनाब? 2A, पेज नंबर इसका है 14 पेज पे। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 2A आपको नजर आएगा। कहता है द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजन सेट आउट इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सेट आउट इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन reproduced in annexure are hereby made substantive part of the constitution। कब हुआ? 1985। अब आपको किताब पढ़ने का तरीकाकार पता चला। उस 1 नंबर के नीचे आप देखें तो 1 नंबर क्या है? इंसर्टेड बाय। आगे क्या लिखा हुआ है? PO, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर नंबर 14। जब भी कोई मार्शल लॉ वगैरह लगता है ना, तो उसमें जो प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है उसकी जो तरतीब होती है वो होता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जो किसी साल का पहला ऑर्डर होगा वो कहलाएगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 1, जो दूसरा होगा वो क्या कहलाएगा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 2। तो ये कौन सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर है? 14। किस साल का? 1985। विद इफेक्ट फ्रॉम कब है? 2 मार्च 1985। इसका मतलब ये जो अमेंडमेंट है ना, इससे पहले नहीं थी। ये कब आई है? 2 मार्च 1985 को। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या बना दिया गया? लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? सब्सटेंटिव पार्ट। सब्सटेंटिव पार्ट क्या होता है? लाजमी जुज़्व। क्या होता है? पहले वो खाली क्या थी? प्रीएम्बल। अब ये क्या बन गया? इसका लाजमी जुज़्व। अब अगर कोई भी शख्स इसकी वायलेशन करेगा तो वायलेशन किसकी होगी? कॉन्स्टिट्यूशन की होगी। यहाँ से ये चीज़ बेटा क्लियर होगी आप लोगों को। खुद देख लिए कि यहाँ पर 2A और किताब किस तरह पढ़नी है हमने। हमें पता हो कि ये नंबर लिखा हुआ है, ये नीचे इसका क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस। 2A देखते साथ हमें पता चलेगा कि ये क्या थी? अमेंडमेंट थी। कब की अमेंडमेंट थी? 1985 की अमेंडमेंट। इसकी जो है करे खिलाफवर्जी तो सर उसकी कुछ सजा कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन। तो सर उसकी सजा कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन जो है वो हाई ट्रीजन होती है। हाई ट्रीजन कहते हैं संगीन गद्दारी, उसकी सजा फांसी है। प्रेम्बल की भी जब प्रीएम्बल तो अब नहीं रहा ना बेटा, अब ये क्या लिखा हुआ है कि इज मेड हेयर बाय सब्सटेंटिव पार्ट, लाजमी जुज़्व बन गया। तो अब अगर कोई उसकी भी वायलेशन करेगा तो किसकी वायलेशन करेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन की। इसलिए तो हमने इसको क्या कर दिया? सब्सटेंटिव पार्ट में शामिल कर दिया। बेटा जो सिनेप्सिस आपके पास जो किताबें होती है ना, अब जैसे ये किताब उठाना बेटा यहाँ से, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो सामने वाली किताब, नहीं ये इधर, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, ये देखें। हाँ ये वाली उठा दें। इसमें देखें क्या इसमें कोई सिनेप्सिस है? इसमें देखें, इसमें कोई सिनेप्सिस नहीं मिलेंगे आपको, कहीं पर भी सिनेप्सिस नजर नहीं आएंगे।
उसी सेम पेज को खोल लें, आर्टिकल 2 को खोल लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। आर्टिकल 2 को ही खोल लें तो आप देखिए कुछ सिनॉप्सिस हैं, उसमें कोई भी सिनॉप्सिस इसके अंदर नहीं होंगे। आर्टिकल 2 होगा, उसके बाद आर्टिकल 2A होगा, फिर आर्टिकल 3 आ जाएगा। कोई सिनॉप्सिस यहाँ पर नहीं होंगे। है कुछ सिनॉप्सिस यहाँ पे? नहीं है ना। प्रेम्बल एक पेज का बस। प्रियम्बल एक पेज का, प्रियम्बल बराबर होगा, राइटिंग का फ़र्क होगा। अब हाँ, यहाँ पर देखो, इधर भी प्रियम्बल अपनी किताब में देखो, एक पेज का होगा, नीचे क्या लिखे होंगे? एक पेज का प्रियम्बल होगा, उसके बाद सिनॉप्सिस होंगे। ठीक है, ये है क्या, मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपको कई बार मैंने बताया कि जो लॉ की बुक्स होती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं? 2 किस्म की होती हैं। ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। आप वाला कॉन्स्टिट्यूशन देखा है? अच्छा, एक मेरे जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ दिखाओ। ये देखो, इसकी सेहत कैसी है? मेरे जैसी सेहत है ना। ये भी क्या, मुझसे ज़्यादा है। ये क्या है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें भी क्या होंगे? इसमें एक लफ्ज़ उसने लिखा होगा इसी आर्टिकल के बाद। जब देखें यही आर्टिकल हम प्रियम्बल वाला खोल लेते हैं, जब इसको प्रियम्बल वाले आर्टिकल को हम खोलते हैं तो इसमें यही चीज़ क्या लिखी होगी? इसमें गौर से अगर आप देखें तो इसमें जनाब इसी चीज़ को उसने मेंशन किया होगा। आपका जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के साथ इसमें जो लफ्ज़ उसने लिखा होगा, या कमेंट्री लिखा होगा या कुछ लिखा होगा ऐसा। अब यहाँ पर अगर आप इस किताब को देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? इधर गौर से पढ़ें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कमेंट्स लिखा हुआ है। प्रियम्बल सब में क्या है? एक जैसा। किसी में कमेंट्स हैं, किसी में उसको उसने कहा सिनॉप्सिस। क्या होता क्या है? एक तो है बेटा बेयर एक्ट, जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया। उसके बाद जो अदालत फैसले करती है उसको कमेंट्स की सूरत में क्या किया जाता है? लिख दिया जाता है। और सिनॉप्सिस क्या होता है कि कमेंट्स के हवाले से उसने हेडिंग्स बनाई हुई हैं। सिनॉप्सिस के अंदर हेडिंग्स है ना, 1 2 3 4। तो ये उसने खुलासा दिया है कि वो सिनॉप्सिस की सूरत में जो एक्सप्लेन कर रहा है प्रियम्बल को, मुख्तलिफ अदालती फैसलों को उसने क्या कर दिया है कि कंपलसरी वोटिंग को इकट्ठा कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन को इकट्ठा कर दिया। दर हकीकत ये सिनॉप्सिस में जितनी चीज़ें लिखी होंगी, आप देखें नंबर 1 सिनॉप्सिस पढ़ें, नीचे लिखा हुआ PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 681। यहाँ पर देखें अगले पेज पे, ये अगले पेज पे, यहाँ पे पहले नंबर पे पहला पैराग्राफ पढ़े बेटा। पेज नंबर 3 पे आप वापस जाएँ, पहला पैराग्राफ पढ़ें। कंपलसरी वोटिंग लिखी हुई है, नीचे क्या लिखा हुआ है? PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 681, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया हमारा एक्चुअल जो प्रियम्बल था। अदालत ने 2012 के अंदर एक फ़ैसला किया था। किस अदालत ने किया था? SC सुप्रीम कोर्ट। अभी आप लाइब्रेरी में अगर दूसरे पोर्शन में जाएं जहाँ पे हमारे डाइजेस्ट पढ़े हैं, तो वहाँ पे आपने कौन सी किताब उठानी है? PLD 2012। उसका पेज नंबर कौन सा खोलना है आपने? 681। तो वहाँ पे आपको ये पूरा फ़ैसला मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अदालत ने जो फ़ैसला किया वो हमने उठाकर इस किताब में लिख दिया, ताकि अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करने में मदद देगा। तो जो प्रियम्बल है वो सब किताबों में क्या है? एक जैसा। इसने इंटरप्रेट करने के लिए क्या किया प्रियम्बल को? 1 पेज, 2 पेज, 3, 4 और 5 पेज। इसने 5 पेज की क्या दिया इसमें? इंटरप्रिटेशन। अगर आप इसको खोलेंगे, इसने इंटरप्रिटेशन कितनी दी होगी प्रियम्बल की? अब इसको देखते जाए। अब ये इस वजह से इसकी सेहत ज़्यादा है कि इसमें जो प्रियम्बल है खाली, उसने प्रियम्बल को एक्सप्लेन करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये चलते जाएंगे। ये सारे सफ़े किसके हैं? प्रियम्बल के हैं। तो क्या कर दिया इसमें? देखें इसने शुरू कहाँ से किया? PLD 1955 से। कब से शुरू किया? PLD 1900। सारे फैसले दे दिए। इसने कौन से फैसले लिखे? 2012 वाले, 2014 वाले। जो किताब आपके हाथ में, इसमें कौन से फैसले आप देखें? PLD 2012 लिखा होगा, उसके बाद 2013 SCMR लिखा होगा, फिर PLD 2013 लिखा होगा। इसने क्या किया? इसने ज़्यादा पुराने फैसले नहीं लिखे। और इसने कहाँ से शुरू किया? PLD 1955। 1955 का फ़ैसला लिखा, फिर उसके बाद इसमें 1955 का फ़ैसला, उसके बाद फिर 1958 का फ़ैसला। 1958 के फ़ैसले के बाद इसने आगे फ़ैसला लिखा तो उससे पुराना लिखा, 1968 का लिखा। फिर उसके बाद इसने फ़ैसला लिख दिया 1990 का लिख दिया, 1900। तो ये क्या है कि जब कमेंट्री बड़ी कब होती है कि उसमें वो सारे फ़ैसले क्या करता है? लिख देता है। और जो नई कमेंट्री होती है, जो शॉर्ट कमेंट्री होती है, उसमें सारे फ़ैसले नहीं लिखे जाते, बल्कि उसमें कौन से फ़ैसले लिखे जाते हैं? सिर्फ जो ताज़ा नए नए आते हैं। लेकिन असल लॉ क्या होगा? सेम। देखिए जो सिर्फ लॉ होगा ना, उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ कानून है। असल कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये, ठीक, असल कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कितना है?
इतना है। ये है शॉर्ट कमेंट्री। कौन सी कमेंट्री? शॉर्ट। और ये क्या है? लॉन्ग कमेंट्री। यहीं पर अगर इधर पढ़ो, नीचे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन 2 जिल्दों में पढ़ा है। ये सामने कॉन्स्टिट्यूशन कितनी जिल्दों में पढ़ा है? आगे वाला, आगे वाला, ये दोनों, जिल्द 1 जिल्द 2, इतने मोटे मोटे 2 वॉल्यूम है। एक ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ऑफिस में पढ़ा है जो 12 जिल्दों में है। उसमें क्या है? उसमें सारे के सारे जो फैसले हैं वो क्या कर दिए गए हैं? वो लिख दिए गए। ना सिर्फ सारे फैसले लिखे, बल्कि उसने बाकी जो मुल्क है उनके कवानीन और आइन का भी उसमें क्या दे दिया? हवाला दे दिया। तो ये होती है कमेंट्री की, जिसमें आप चीज़ों को क्या करते हैं? तफसील से उसकी वजाहत करते हैं। और उसके बाद ये होती है शॉर्ट कमेंट्री। और ये असल क्या है? जैसे आप देखते हैं ना, ये असूल कहाँ से उठाए? ये सारे इन्होंने असूल तो उठाए कुरान पाक से। कुरान पाक, फिर उसके बाद उसकी छोटी तशरीह, और उसकी आपने 30 जिल्दों में तशरीह भी देखी होगी। तो वो उसमें क्या है? वजाहत कर दी जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है? वजाहत। अब बेटा क्लियर हो गई है? स्टडी करने के लिए कौन सी बेहतर है बुक? शुरू में जो लेवल आपका है, अभी आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें तो बहुत से भी ज़्यादा आप लोगों के लिए इन 5 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत से भी ज़्यादा। सिर्फ जो चंद एक इम्पोर्टेंट केस होंगे वो हम आपको बता देंगे, उसके अलावा आपको ज़्यादा केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 3 में जाकर कोई 15 से 20 केस ला पढ़ने, नहीं तो अगर वैसे पढ़े तो एक एक आर्टिकल के साथ कितने केस ला हैं? 50-50, 60-60 है। लेकिन हमने पूरे आइन के साथ जो केस ला हमने आगे चल के देखने, वो कितने हैं? 15 या 20। अभी हमारा मकसद है आइन को पढ़ना। सबसे पहले हमें समझो कि आइन, जब आइन में कोई मसला आ जाता है, जैसे अभी क्या हुआ, सदर मुमलिकत ने ऐलान कर दिया इलेक्शंस की डेट का, आइन में तो लिखा नहीं था। तो अब हम कहाँ चले गए? अदालत। उसने तशरीह कर दी कि क्या सदर ये काम कर सकता था या नहीं। वो अब कहाँ पे लिखा जाएगा? 2023 की किताब में लिख दिया जाएगा। आज के बाद जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अदालत कहेगी जी देखेंगे क्या अदालत ने पहले क्या फ़ैसला किया था। तो जो पहले फ़ैसला किया था वही फ़ैसला क्या होगा? आगे चलेगा। इंट्रोडक्शन टू लॉ जब हम पढ़ते हैं ना, इस चीज़ को कहते हैं प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। आपको लेक्चर मिला होगा प्रेसिडेंट का, बल्कि हमने उस दिन जो सेशन किया था उसमें हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था ना। तो वो अदालत के क्या होते हैं? फैसले, जो इस किताब के अंदर क्या कर दिए जाते हैं? लिख दिए जाते हैं। क्लियर हो गया जनाब? अच्छा जी, खोलें। कहते जी, वेयर एज सोवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ द पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम इज़ अ सेक्रेड ट्रस्ट। तो सबसे पहली बात, हमारा आइन कह रहा है कि जी जो इक़्तिदार आला का मालिक है वो अल्लाह की ज़ात है। यानी कि अल्लाह की ज़ात, कि अल्लाह अभी डायरेक्ट अहकामात देता है या नहीं देता? हमें डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई वही तो किसी पर नहीं आती, कुरान और सुन्नत। तो जो सॉवरेनिटी का मतलब है कि जो अल्लाह के अहकामात कुरान और सुन्नत में है उसी के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। ये इसका मतलब है कि सॉवरेनिटी किसके पास है? अल्लाह के पास। और हम इसके क्या है? खलीफा है। और ये मुल्क हमारे पास क्या है? सेक्रेड ट्रस्ट, अल्लाह की इमानत है। ये क्या है? अल्लाह की इमानत। एंड वेयर एज इट इज़ द विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान टू स्टैब्लिश एन ऑर्डर। और ये जो हम कानून पास करें, सब के सब कौन करें? पाकिस्तान के लोग। अब आप कहते हैं हमने तो पास ही कोई नहीं किया था। ओ भाई, आप लोगों ने पास किया था। कैसे पास किया था आप लोगों ने? आप लोगों ने एमएनएस को वोट दिया कि नहीं दिया? एमएनए को वोट देने का मकसद क्या होता है? कि भाई आप मेरी जगह पर जाकर जो काम वहाँ पे असेंबली में करेंगे वो किसका काम होगा? वो काम मेरा होगा। जब वो एमएनए, तो इसको किसने पास किया? एमएनए। और एमएनए कौन है? वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो लिहाजा ये कानून किसने पास किया? वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्या है जनाब? wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representative of the people। अब पहली बात ये कि हमारा मुल्क, इसमें बादशाहत होगी। उसने कहा ना, बादशाहत नहीं होगी। असूल बता रहा। असूल क्या होगा? चूजन रिप्रेजेंटेटिव। चूजन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? कि जो आपके पार्लियामेंट के लोग होंगे उनको चूज़ किया जाएगा इलेक्शन के ज़रिए से। ये सबसे पहले पाकिस्तान में बरतानिया वाला सिस्टम था। उससे पहले कौन सा सिस्टम था? बादशाह। कोई इलेक्शन होता था बादशाह का? बादशाह का बेटा बादशाह, उसका बेटा बादशाह, उसका बेटा बादशाह। अभी भी खैर ऐसे ही है, थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी चलो हम इसकी बात करते हैं। तो बादशाह के बेटा क्या होता था? उसको कहते हैं मोनार्की। क्या कहते हैं? मोनार्की। अब हम आ गए डेमोक्रेसी पे। तो ये जो है ना चूजन रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या है? डेमोक्रेसी। हमारी पार्लियामेंट होती है कि नहीं होती? इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते? क्यों होते हैं? क्योंकि हमने लिखा है कि हमारा मुल्क किस निज़ाम पे चलेगा? किस? डेमोक्रेटिक सिस्टम, चूजन रिप्रेजेंटेटिव। Wherein the principles of the democracy, freedom, equality, tolerance, social justice and enunciated by Islam shall be fully observed। हम इस मुल्क को कैसा मुल्क बनाएंगे? हम इस मुल्क में जनाब जमहूरियत लेकर आएंगे। इसमें आज़ादी होगी, इसमें बराबरी होगी, इसमें टॉलरेंस होगी, सब्र होगा जी, हमें बर्दाश्त, सोशल जस्टिस होगा। है नहीं, बट होनी तो चाहिए। है नहीं,
लेकिन आइन में ये चीज़ें हैं कि ऐसा होना चाहिए। हमने वादा किया था कि हम ऐसा आइन बनाएंगे। सर अब आपने पहले कहा था कि जी इसके मुताबिक अगर ना चलें तो सर सजा मिलेगी। अच्छा बेटा, इसमें फिर आगे दो चीज़ें आएंगी। क्या आएंगी? दो चीज़ें। एक होगा फंडामेंटल राइट। क्या होंगे? फंडामेंटल राइट। और कुछ होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। क्या होंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। जो ये हमने प्रिंसिपल बयान किए, कुछ चीज़ें फंडामेंटल राइट बन गई। ये तो आपको मिलनी ही, अगर वो नहीं मिलेंगी तो आप अदालत में मुकदमा कर सकते हैं। जैसे इसमें से हमने क्या किया, फ्रीडम, इक्वालिटी, इसको क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट। अगर कोई बंदा आपकी आज़ादी के ऊपर, हम अदालत में जाकर रेट लगाते हैं कि नहीं लगाते? लेकिन जो ये सोशल जस्टिस और ऐसी चीज़ें ये डाली प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में। किस में डाली? इसी किताब के अंदर जब हम शुरू करेंगे ना आगे, तो पहला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में, तो पहला फंडामेंटल राइट होगा और दूसरा क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। वो ऐसे हकूक हैं कि जो अगर रिसोर्सेज होंगे तो मिलेंगे, नहीं तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो लिहाजा जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, कुछ किधर चली गई? फंडामेंटल, वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और कुछ कहाँ चली गई? प्रिंसिपल्स ऑफ, वो अगर रिसोर्सेज, हमारे मुल्क में रिसोर्सेज हैं, अगर होंगे तो आपको मिलेंगी, अगर नहीं होंगे तो फिर आप क्लेम नहीं करेंगे। Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. तो अब हमने क्या कहा कि हम एक ऐसा मुल्क बनाना जा रहे हैं कि जिसके अंदर लोग अपनी ज़िंदगी किसके असूलों के मुताबिक गुजारेंगे? इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारेंगे। और वो असूल कहाँ पर है? कुरान और सुन्ना के अंदर जो मौजूद है। वज़ीर आज़म कौन है हमारा? शहबाज शरीफ। इससे पहले इमरान खान। कितने आर्मी चीफ याद है आपको, जो आपको याद है? अभी वाला कौन सा याद है? अभी वाला कौन है? बाजवा, आसिम मुनीर। उससे पिछला कोई याद है? उससे पिछला क्या नहीं? उससे पिछला मुशर्रफ। ज़िया-उल-हक भी याद है थोड़ा बहुत? अयूब खान भी थोड़ा बहुत याद है? या कि थोड़ी बहुत शक्ल? कोई एक भी दाढ़ी वाला कोई नहीं है? जितने आर्मी चीफ आए हैं आज तक कोई सिंगल दाढ़ी वाला है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वज़ीर आज़म में, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी खाकान अब्बासी की। ठीक है। उसके अलावा इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बेनज़ीर की तो हो नहीं सकती। तो सारे जो थे, तो ऐसी ज़िंदगी हमने गुजारनी है किसके मुताबिक? इस्लाम के असूलों के मुताबिक हमारी ज़िंदगी होगी। वैसे इसमें जो बेसिक हमारा असूल था वो ये था कि हम जो एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहाँ पर लोग आराम के साथ अपने इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। Wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religion and develop their culture। कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनकी आज़ादी होगी। क्या हमारे मुल्क में गिरजाघर पे पाबंदी है? मंदिर पे पाबंदी है? गुरुद्वारे पे पाबंदी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रियम्बल ये कहता है कि हम अक़लियतों के हकूक़ का क्या करेंगे? यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। Wherein the territories now included in are in accession with Pakistan and such other territories as may be hereafter be included in our accession to Pakistan shall form a federation। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कहा कि पाकिस्तान कैसा होगा? फेडरेशन। क्या होगा? फेडरेशन। अच्छा, आप मुझे छोटी सी चीज़ बता सकते हैं कि हमारी इस वक्त पाकिस्तान में सिंगल गवर्नमेंट है या दो गवर्नमेंट चलती हैं? एक वफाकी और सूबाई होती है कि नहीं होती? अच्छा, दोनों में फ़र्क बेटा ये है कि जो वफाकी गवर्नमेंट होगी वो जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होंगे, जैसे अभी इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट किसके पास है? नून लीग के पास है। और सूबाई गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्शंस की तरफ चले गए। KPK में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्शंस की तरफ चले गए। सिंध में गवर्नमेंट है, उसके बाद किसकी गवर्नमेंट है? बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है। तो अब देखें कि पंजाब की गवर्नमेंट अगर गई है तो पंजाब के मामला आजकल ख़राब हो गए या नहीं हो गए? हो गए। अब वफाक की गवर्नमेंट का काम है मुल्क के ओवरऑल सिस्टम को चलाना, बजट को देखना, बाहर के मुल्कों के साथ ताल्लुकात को देखना, उसके बाद डिफेंस को देखना। ये कौन देखता है? वफाकी हुकूमत। सूबे के अंदर क्या मामलात होंगे, तलीम कैसी होगी, सेहत कैसी होगी, बाकी मामलात कैसे होंगे, ये कौन देखेगा? आपकी सूबाई हुकूमत। तो सूबे के पास इख्तियारात हैं कि नहीं है? है। अपने बजट को जैसे मर्जी वो क्या कर ले? इस्तेमाल कर ले। तो कोई भी ऐसा मुल्क कि जहाँ पर आपकी हुकूमत कितनी तरह की होती है? दो, एक सूबाई और उसको कहते हैं मरकज़ी हुकूमत। कौन सी हुकूमत? जो मरकज़ी हुकूमत होगी वो पूरे के पूरे किसकी होगी? पाकिस्तान की। जो वज़ीर आज़म होता है वो कहाँ का होता है? पूरे पाकिस्तान का। और जो CM होता है वो कहाँ का होता है? वो एक सूबे का होता है।
4 सूबों के 4 सीएम, 4 सूबों की अलग अलग असेंबली है, जिसको कहो मत करे थोड़ा सा, 4 सूबों की क्या होती है, अलग अलग असेंबली। तो एक ऐसा निज़ाम, इसमें है क्या, फेडरेशन होती क्या है, कुछ पावर सूबों के पास है और कुछ पावर किसके पास है, वफाक। मतलब जो सूबे के अंदर तालीम कैसी होगी, सेहत कैसी होगी, अस्पताल बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, ये किसके पास है, सूबे के पास है। हमने किस मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, किसके साथ नहीं बनाने, हमने बजट कैसा बनाना है, हमने दिफा कैसे करना है, हमने टैक्स कैसे लगाना है, ये किसके पास होगा, मरकजी हुकूमत के पास होगा। तो किस लिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें किसी भी मुल्क में कितनी तरह की गवर्नमेंट होती है, 2, एक वफाकी और एक सूबाई। और सूबे होते हैं खुद मुख्तार, यानी कि अपने मामलात में वो क्या होते हैं, आज़ाद। आपने देखा नहीं था कि जब पहले यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो वो कहते थे कि खबरदार इस्लामाबाद वालों, तुमने यहाँ पर नहीं आना। तब तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया था ना। गिरफ्तार कब हुए, तब हुए जब यहाँ से इन्होंने अपनी हुकूमत को क्या किया, ख़त्म कर दिया। पहले तो इनको कोई मसला नहीं था। तो सूबे में अगर गवर्नमेंट हो तो उसका फ़ायदा होता है कि नहीं होता। तो जब सूबे में गवर्नमेंट थी, आप अगर कोई कहता था पर्चा करवा देंगे तो कहते थे हम भी आप आए, हम आपको पंजाब में देख लेंगे। जब आपकी पंजाब में हुकूमत थी, आप पंजाब में बैठे थे और वफाक वाले किधर बैठे थे। ये क्यों है, ये इस लफ्ज़ की वजह से है। और वो लफ्ज़ क्या है, फेडरेशन। लफ्ज़ क्या है, फेडरेशन। तो पाकिस्तान क्या है, फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब है कि हुकूमतें किस तरह की होंगी, 2, सूबाई और वफाकी। Wherein shall be granted fundamental right, including equality of status, opportunity, and before law, social, economic, political justice, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, association, subject to law and public morality। तो क्या हुआ कि जी हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें बुनियादी हकूक़ होंगे। कौन से, सारे के सारे ये जो बुनियादी हकूक़ हमने लिखे हैं कानून में होंगे, हों या ना हों, बट लिखे हुए हैं कि सारे के सारे होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, होंगे। एक छोटी सी बात हम हमेशा कहते हैं, और वो बात क्या कहते हैं, अगर इमरान खान करेंगे यहाँ पर इज्जत के साथ और सुकून के साथ रहेंगे, कोई भी बंदा कारोबार यहाँ पे कब करेगा, जब उसको इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि कोई कल को इस मुल्क पे कब्जा करके उससे कारोबार छीन नहीं लेगा, उस वक्त कोई बंदा काम करेगा। तो इसलिए क्या है, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान कॉन्शियस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर ऑलमाइटी अल्लाह एंड मैन। तो हम जो पाकिस्तान के लोग हैं, अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर और अपनी आवाम को हाजिर नाज़र जानकर क्या कर रहे हैं, cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan, faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles। तो जो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को बनाते वक्त कहा था कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाएंगे, तो उसकी रोशनी में डिसाइड कर रहे हैं टू द प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी अचीव्ड बाय द अनरिमिटिंग स्ट्रगल। तो जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ देकर, ना भुलाई जाने वाली कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया है, हम इसको उसी जमहूरी निज़ाम पे, यानी कि यहाँ पे बादशाहत नहीं होगी, यहाँ पे कौन सा निज़ाम होगा, जमहूरी निज़ाम होगा। इंस्पायर्ड बाय द रिजॉल्व टू प्रोटेक्ट अवर नेशनल एंड पॉलिटिकल यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी बाय क्रिएटिंग एन एलिटेरियन सोसाइटी थ्रू अ न्यू ऑर्डर डू हेयर बाय थ्रू अवर रिप्रेजेंटेटिव इन द नेशनल असेंबली। बात आ गई ना कि हम पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, अपने वो रिप्रेजेंटेटिव जो कहाँ पे हैं, नेशनल असेंबली के अंदर है, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अपने लिए अपने नुमाइंदों के जरिए से ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जगह जगह आपने एक लफ्ज़ पढ़ा ना, डेमोक्रेसी को। हमारे जो आजकल के सियासतदान हैं, इन्होंने हमें इस लफ्ज़ का मतलब भुला दिया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये ऐसा उस वक्त होता कि जब पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर की असैसिनेशन होती है, तो उसके बाद जरदारी साहब लीडर ना बनते, और अगर जरदारी साहब चले फिर सीनियर थे। अब ये जमहूरियत नहीं है कि बिलावल भुट्टो 25 या 30 साल का सामने खड़ा हो और उसके पीछे 60-70 साल का सियासतदान हाथ बांध के खड़ा हो। ये जमहूरियत नहीं है कि 60-70 साल का सियासतदान हाथ बांध के खड़ा हो और आगे मरीम नवाज़ खड़ी हो, आगे हमज़ा शहबाज खड़ा हो। ये जमहूरियत नहीं है कि मौलाना फजल रहमान की जगह उसका बेटा, असद यार वली की जगह उसका बेटा, शाह महमूद कुरैशी की जगह उसका बेटा, उसके बाद जितने भी लोग हैं जहांगीर तरीन के बाद उसका बेटा। अब थोड़ा सा दिमाग को खोलें और अपने इलाकों पे ज़रा नज़र दौड़ाएं, जहाँ जहाँ से आप रहते हैं। क्या वही 2 या 3 लोग नहीं हैं, 2 या 3 ख़ानदान नहीं है पाकिस्तान से बनने से लेकर अब तक MNA MPA बन रहे हैं? कभी एक, कभी दूसरा, दादा, फिर बाप और फिर उसका बेटा।
ये इसको हमें कहा जा रहा है कि ये जमहूरियत है, ये तो मोरूसी जमहूरियत है। जमहूरियत तब होती कि जब क्या नून लीग में इस ख़ानदान के अलावा कोई और समझदार बंदा नहीं है कि जो इस काबिल हो को उसको क्या बनाया जाए, वज़ीर आज़म बनाया जाए। जमहूरियत तब होती जब होते इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और सियासी जमात अपना जो काबिल बंदा है उसको क्या करती, सामने लाते कि हमारी तरफ से ये हमारा वज़ीर आज़म होगा, हमारी तरफ से ये हमारा सदर होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो हमें जमहूरियत की शक्ल दिखाई जा रही है वो जमहूरियत ये मौरूसियत है। जमहूरियत क्या है? जमहूरियत ये है कि जब वाकई क्या हो कि आप किसी नए बंदे को इसलिए सामने लाए कि वो उस काबिल है कि उसको सामने लाया जाए। चले अगर कोई एक बंदा सही गलत जो जैसे आया, सब इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। ये सारे कौन से लोग थे? एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते थे ना। सारी ज़िंदगी सियासत किस चीज़ पर चली? एक दूसरे की मुखालफत पे। चाहे वो इमरान खान है, कोई भी आप इनके सामने लाकर खड़ा कर दे जिससे इनको डर लग जाए कि कल कोई हमारे वो जो हुकूमतें हैं वो क्या कर लेगा, हमसे छीन लेगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आज की तरह इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जब अवाम का कसूर है भी और नहीं भी है, कसूर कुछ और लोगों का है। हाँ? अभी हमने बहुत से मराहल तय करने हैं, आगे हमें पढ़ना है। तो आपने, मेरा तो ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव बात तो कर नहीं सकता। हाँ? अगर आप लोग चाहते, हाँ, तो अगर आप बेटा ये चाहते हैं कि हमारा कॉलेज चलता रहे और मैं आपको ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ाता रहूँ, तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ाते रहेंगे। और अगर आप कहते हैं कि कोई यहाँ पे कोई तो फिर हम आपको अगली बात ठीक है जनाब। कोई इसमें क्यूरी है, कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ लें। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन जुबानी याद होनी चाहिए या बस नहीं बेटा, जो वकील जब आप पेपर के लिए तो आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो कानून किसी वकील को याद नहीं होता, बट पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और सबसे जो मेन चीज़ मैं चाह रहा हूँ, मैं आपको कानून याद नहीं कराना चाह रहा, मैं आपको पढ़ना सिखाना चाह रहा हूँ कि इसको पढ़ते कैसे हैं। अगर आप रूटीन में पढ़े तो आपको नहीं पता कि ये नीचे नंबर कौन सा लगा हुआ है, ये ऊपर नंबर क्या लगा हुआ है, ये 2A क्या है, ये 2A के सर पे 1 क्या लिखा हुआ है। आज थोड़ा सा आइडिया हो गया ना कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। जो 1 लिखा हुआ है उसका रेफरेंस है नीचे कि ये कब अमेंडमेंट की गई थी। तो सिर्फ आप ये चीज़ें समझें कि ये जो है इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई क्या है और कैसे और किस तरह वर्क करता है। हमने इसको पढ़ना है और इसको समझना है, याद नहीं करना। याद करने के स्टेजेस वो पेपर के सवालात याद किए जाते हैं, आइन को समझा जाता है। लेकिन अगर आपको आइन याद हो तो फिर आप हर जगह पे कह सकते हैं ना कि 1973 के आइन के तनाजुर में, हाँ, आप इसकी मिसालें दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो आइन का याद होना वो एक होता है कि जब आप इस तरह के, अभी जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं CS से जाते हैं तो वहाँ पे जब आप किताब, बाकी लोग किताब खोल के पढ़ाते हैं, मैं कभी भी किताब से नहीं पढ़ाता। तो वो एक आपका एक होता है कि जब आप जिस लेवल पर जाएँ उस तरीक़ाकार के मुताबिक आप उसको लेकर चलें। बट ज़रूरी नहीं है कि याद हो, पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी है। ठीक, बंद कर दीजिए।